Assalamualaikum dear students. How are you all? My name is Anam Rabani and I am your teacher of social studies for grade 6. बच्चों आज हमने पढ़ना है chapter number 10 that is about power resources of Pakistan and South Asia. So let's study. बच्चों आपकी बुक में बिल्कुल स्टार्टिंग में ही एक लाइन लिखी हुई है इलेक्ट्रिसिटी इज द की टू अ मॉडर्न कंट्री. इस बात का क्या मतलब है? आपको ये तो पता ही होगा कि बिजली कितनी अहम चीज है, कितनी फैक्ट्रीज, कितनी इंडस्ट्रीज बिजली की मदद से चलती हैं, कितनी ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी आजकल के दौर में. इसीलिए अगर किसी कंट्री ने तरक्की करनी है, किसी भी मुल्क ने आगे जाना है, तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. आपने देखा होगा कि अगर लोड शेडिंग ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से कंपनीज का नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है. इसीलिए कोशिश की जाती है कि इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज़ को और कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दी जाए. इसलिए यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिसिटी इज़ द की टू अ मॉडर्न कंट्री, कि किसी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट के लिए, खुशहाली के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी आसानी से की जाए. इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग. अब पाकिस्तान में 3 तरीकों से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है. थर्मल प्लांट्स विच बर्न ऑयल और गैस. थर्मल प्लांट्स जो कि ऑयल या गैस पर चलते हैं. देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स. हाइड्रो का मतलब वैसे भी वाटर होता है, तो आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि ये प्लांट्स पानी की मदद से चलते हैं. एंड देन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर. और इसके अलावा न्यूक्लियर पावर की मदद से कुछ प्लांट्स चलते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हमारी कंट्री में. द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इंक्रीजिंग रैपिडली इन पाकिस्तान. अब पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का यूज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. उसकी वजह ऑब्वियस है. जैसे जैसे आपकी आबादी बढ़ेगी, आपकी डिमांड बढ़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की, वैसे वैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी. क्योंकि लोग ज़्यादा हैं इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा चाहिए होती है. अगर आपने इस चीज़ को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको अपनी आबादी को भी कंट्रोल करना पड़ेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्मल पावर प्लांट्स, जिनके बारे में हमने बात की कि वो चलने के लिए यूज़ करते हैं ऑयल और गैस. बर्निंग ऑयल और गैस टर्न्स वाटर इन द ह्यूज बॉयलर्स इनटू स्टीम. ऑयल और गैस को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है. उससे क्या होता है? इट टर्न्स वाटर इन द ह्यूज बॉयलर्स. बड़े बड़े बॉयलर्स में जो पानी मौजूद होता है उसको ये टर्न करते हैं इनटू स्टीम, धुएं में. यानी कि जो आपका ऑयल और गैस है उसको बर्न किया जाता है. उससे क्या होता है कि बड़े बड़े बॉयलर्स में जो पानी होता है उसका धुआं बनता है, उसकी स्टीम बनती है. दिस स्टीम टर्न्स द टर्बाइंस. लेकिन ये कोई आम धुआं नहीं होता, इसका इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि ये टर्न करता है ह्यूज टर्बाइंस को. The turbines turn the dynamos which produce electricity. तो turbines क्या करती हैं? They in turn turn the dynamos. These are also huge machines which produce electricity, जो कि in turn electricity produce करती हैं. तो हमने क्या बात की? हमने बात की कि ऑयल और गैस को बर्न किया जाता है. उससे जो वाटर होता है ह्यूज बॉयलर्स में वो टर्न होता है इनटू स्टीम. वो स्टीम टर्न करती है टर्बाइंस को, जो कि इन टर्न करते हैं ह्यूज डायनामोस को. और एट द एंड आपके पास क्या प्रोडक्ट आती है? यू आर लेफ्ट विद इलेक्ट्रिसिटी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइडल पावर प्लांट्स और हाइड्रो पावर प्लांट्स. हाइडल मतलब वाटर. इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन वाटर इज स्टोर्ड बिहाइंड ह्यूज डैम्स. यहाँ पे क्या होता है? बड़े बड़े डैम्स होते हैं जिनमें पानी स्टोर किया जाता है. एंड अलाउड टू रन आउट थ्रू ह्यूज पाइप्स. और उनके एक एंड पे ह्यूज पाइप्स बने हुए होते हैं जिनसे उसको गुजरने की इजाज़त होती है. एंड अलाउड टू रन आउट यानी कि बाहर की तरफ निकलना थ्रू ह्यूज पाइप्स, बड़े बड़े पाइप्स के थ्रू. ह्यूज का मतलब होता है दे आर वेरी बिग इन साइज, वेयर इट टर्न्स द टर्बाइंस. और इस पानी का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, ये इतने प्रेशर से आता है टर्बाइंस की तरफ, दैट दीज टर्बाइंस स्टार्ट मूविंग एंड दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी.
देन लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी यूज की जाती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। The water is heated by nuclear power to turn the turbines which then produce electricity. आपने ये बात देखनी है कि हर जगह पे बेसिकली एक स्ट्रक्चर है कि कोई ना कोई एनर्जी रिसोर्स यूज की जाती है जो कि टर्बाइंस को टर्न करती है, जो कि इन टर्न इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं। तो यहाँ पे भी यही होता है कि पानी को हीट अप किया जाता है न्यूक्लियर पावर की मदद से टू टर्न द टर्बाइंस को टर्न करने के लिए, which then produces electricity, और एंड पे आपके पास आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। Availability of electricity is difficult in far-flung villages. Far-flung का मतलब होता है जो दूर दूर हैं। अब हमारे मुल्क में बहुत सी जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाना बहुत मुश्किल है। एक तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, जबकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। मतलब आप किसी जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने की एफर्ट तब करो जहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। लेकिन अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ही थोड़ी तादाद में लोग रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इसके लिए फिर हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करती, क्योंकि फिर आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है लेकिन आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। इसके अलावा कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना ही बहुत मुश्किल है। बहुत सी पहाड़ियाँ आती हैं रास्ते में, बहुत सी ऐसी दुश्वार जगह आती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी केबल्स डालना या इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज भी हमारे मुल्क में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है। Now let's talk about a few questions of your exercise. Question number 1. The actual percentage of power produced by hydroelectric stations is decreasing. Why? वो आपसे कह रहा है कि हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस हैं, जो वो पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी परसेंटेज गिरती जा रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा एक तो इसलिए है कि बारिशें भी कम होती हैं कभी कभी। अगर बारिशें ज़्यादा हो भी जाती हैं तो मुल्क में इतने ज़्यादा डैम्स नहीं है कि आप वो पानी स्टोर कर सको। वी नीड मोर डैम्स। दैट इज़ वाई हमारी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस की प्रोडक्टिविटी है दैट इज़ डिक्रीजिंग। इसके अलावा हमारी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से डिमांड दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट अदर पर्पस डू दीज ग्रेट डैम्स फुलफिल? अब डैम्स का सिर्फ एक ही पर्पस नहीं होता कि वो इलेक्ट्रिसिटी बनाए। डैम्स का ये भी पर्पस होता है कि वो पानी को स्टोर करते हैं। अगर ज़्यादा बारिशें होती हैं तो फिर वो फ्लडिंग को रोकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर पानी होता है वो आपके डैम्स में इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से सैलाब नहीं आते। सैलाब तब आता है जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसको स्टोर करने के लिए कोई जगह मौजूद नहीं होती। लेकिन अगर आपके मुल्क में डैम्स मौजूद हैं एक अच्छी अमाउंट में, तो वो सारा पानी डैम्स में स्टोर होता चला जाता है और फिर फ्लडिंग को रोकता है। इसके अलावा हमारे डैम्स इरिगेशन पर्पसेस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। उनमें जो स्टोर्ड वाटर है वो आपाशी के निज़ाम में भी मदद देता है। क्वेश्चन नंबर 3. वाई आर द थर्मल पावर स्टेशंस लोकेटेड मेनली इन सदर्न पाकिस्तान? हमारे जो थर्मल पावर स्टेशंस हैं जो कि ऑयल या गैस से चलते हैं, वो ज़्यादातर सदर्न पाकिस्तान में क्यों लोकेटेड हैं? तो इसकी वजह ये है कि हमारा जो सदर्न पाकिस्तान है वहाँ पे ज़्यादातर ऑयल और गैस फील्ड्स मौजूद हैं, इसलिए ये स्टेशंस वहीं लगाए जा सकते हैं जहाँ पे ऑयल या गैस फील्ड्स मौजूद हो, जहाँ पे ऑयल और गैस की अवेलेबिलिटी मौजूद हो। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर? अब न्यूक्लियर पावर को यूज़ करना इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। ये एक बहुत ही नाजुक सा स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग होती है। इसके लिए हमें हाईली स्किल्ड वर्कर्स भी चाहिए। अब उसने आपसे कहा है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर। इसका एडवांटेज ये है कि थोड़ी सी भी न्यूक्लियर पावर आपको बहुत सी इलेक्ट्रिसिटी दे सकती है, लेकिन इसका ये डिसएडवांटेज है कि इसको चलाने के लिए, इसका जो सेटअप है वो लगाने के लिए ही बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, अ ह्यूज अमाउंट। इसके अलावा इसका जो सेटअप लगाया जाए उसको चलाने के लिए हमें बहुत
हाईली स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, जो कि हमारे मुल्क में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मौजूद नहीं है, और अगर हैं भी तो वो दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा पे किया जाता है, जिसकी वजह से वो अपने मुल्क में बहुत कम जॉब्स करते हैं। Now let's talk about question number 5. Should we think more seriously about using sunlight and wind to produce power? Discuss the advantages. तो सनलाइट और विंड पावर यूज करने के एडवांटेजेस ये हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज हैं। आपको धूप के कोई पैसे तो नहीं देने पड़ते, ना ही आपको हवा के कोई पैसे भरने पड़ते हैं, लेकिन इनके जो सेटअप्स लगते हैं, सोलर पावर सिस्टम्स, विंड पावर सिस्टम्स, ये बहुत कॉस्टली होते हैं। इसके अलावा जो विंड पावर सिस्टम्स हैं वो आपको किसी ऐसी जगह पे लगाने पड़ते हैं जहाँ पे ज़्यादा आबादी ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं। जहाँ तक बात है सोलर पावर सिस्टम्स की, तो ये लगाने के लिए भी आपको बहुत सा पैसा चाहिए होता है। इसके अलावा इनकी चलने की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर किसी दिन धूप नहीं निकली, मुसलसल कुछ दिन धूप नहीं निकली, तो फिर ये काम नहीं करेंगे। सो दीज वर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ सोलर एंड विंड पावर सिस्टम्स। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं वो डिस्कशन क्वेश्चंस हैं, एंड यू हैव टू डू देम ऑन योर ओन। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।